Hello everyone, welcome back to my video. So today in this video I am going to discuss malpractice. Malpractice टॉपिक फिजियोथेरेपी एथिक्स एंड लॉ सब्जेक्ट का है. malpractice का मतलब क्या होता है कि लापरवाही करना. ठीक है, अगर आप कोई पेशेंट देख रहे हो, उस पेशेंट का नुकसान किया है तो वो एक तरीके से malpractice के अंडर आता है. ठीक है, अब इसके कुछ पॉइंटर्स हैं, आप वो ध्यान में रखना. पहले ये चीज़ पढ़ लो. फिजियोथेरेपिस्ट आर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर नेग्लिजेंस and other acts that results in harm to a patient through professional relationships. देखो, जो फिजियोथेरेपिस्ट है वही रिस्पॉन्सिबल होगा अगर वो कोई गलती करता है या कोई हार्म करता है पेशेंट को तो. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है इसमें नेग्लिजेंस. नेग्लिजेंस क्या होती है? केयरलेस बिहेवियर. ठीक है, तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं 3. फर्स्ट पॉइंट है फेलियर टू डू व्हाट रीजनेबली कॉम्पिटेंट प्रैक्टिशनर्स वुड हैव डन अंडर सिमिलर सर्कमस्टांसेस. मतलब जो फिजियोथेरेपिस्ट जो भी ट्रीटमेंट दे रहा है, अगर वो ठीक से असेसमेंट कर रहा है तो ठीक है, अगर वो नहीं कर पा रहा है तो वो उसकी लापरवाही या उसकी मिस्टेक है यहाँ पे. सेकेंड पॉइंट है टू फाइंड द प्रैक्टिशनर नेग्लिजेंट हार्म मस्ट हैव अकर टू द पेशेंट. अगर आप किसी प्रैक्टिशनर को नेग्लिजेंट बता रहे हो तो उसी केस में नेग्लिजेंट कह सकते हो जब पेशेंट को कोई हार्म हुआ हो. मतलब बिना पेशेंट को हार्म हुए आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट प्रैक्टिशनर को ये नहीं बोल सकते कि आपकी गलती है या फिर आपका कोई केयरलेस एटीट्यूड है टुवर्ड्स द ट्रीटमेंट. ओके, नाउ थर्ड पॉइंट क्या है इसमें? ईच इंडिविजुअल, चाहे वो फिजियोथेरेपिस्ट है, चाहे वो फिजियोथेरेपिस्ट असिस्टेंट है, चाहे स्टूडेंट फिजियोथेरेपिस्ट है और स्टूडेंट फिजियोथेरेपी असिस्टेंट है, इज लाइबल फॉर हिज हर ओन नेग्लिजेंस. ठीक है, वो खुद जिम्मेदार होंगे अपनी गलती के लिए. अगर वो पेशेंट देखते हैं कि अच्छे से असेसमेंट नहीं करते हैं, ट्रीटमेंट ढंग से नहीं हो रहा है पेशेंट का, तो फिर वो सब पर्सनैलिटीज़ आपस में खुद ही अपने आप को देखेंगी. जैसे फिजियोथेरेपिस्ट ट्रीटमेंट कर रहा है तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा नेग्लिजेंस पे. अगर मान लो कोई गलती होती है तो वो फिजियोथेरेपिस्ट की मिस्टेक मानी जाएगी. ठीक है, नाउ सेकेंड है सुपरवाइजर्स और सुपीरियर्स मे ऑल्सो बी फाउंड नेग्लिजेंट. ये लोग भी नेग्लिजेंट में आ सकते हैं, इनसे भी गलती हो सकती है ड्यू टू द एक्शंस ऑफ देयर वर्कर्स इफ दे प्रोवाइडेड फॉल्टी सुपरविजन और इनअप्रोप्रिएट डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ठीक है, थर्ड पॉइंट है फिजियोथेरेपी फेल्स. फिजियोथेरेपी फेल्स टू परफॉर्म अ ड्यूटी दस कोजिंग हार्म. ठीक है, अगर फिजियोथेरेपी ही ड्यूटी में फेल हो जाए, ठीक है, बट जो चीज़ वो एडवोकेट करे उसी में वो चीज़ फेल हो जाए तो भी तो हार्म हो सकता है ना पेशेंट को. फोर्थ है एथिकल प्रिंसिपल्स आर वायलेटेड इन केयरिंग फॉर पेशेंट्स. जैसे एक्टिंग विदाउट कंसेंट, बिना पेशेंट के कंसेंट लिए आप कुछ कर रहे हो. ब्रेकिंग ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, पेशेंट की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को ब्रेक कर रहे हो. लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर पेशेंट, पेशेंट को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो. फिफ्थ है पेशेंट में ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू नेग्लिजेंस. कभी कभी पेशेंट्स की भी गलती होती है इफ दे डू नॉट फॉलो डायरेक्शंस ऑफ द फिजियोथेरेपिस्ट. ओके, इसमें 6 पॉइंट है. द इंस्टीट्यूशन इज यूजली फाउंड नेग्लिजेंट इफ अ पेशेंट वाज हार्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एन एनवायरमेंट प्रॉब्लम. ठीक है, तो कैसे एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है, जिसके स्लिपरी फ्लोर्स हैं, तो उससे भी अगर मान लो पेशेंट उस फ्लोर पे चल के आएगा तो वो स्लिप कर गया तो उसको फिर इंजरी हो सकती है. ठीक है, तो ये भी तो एक हार्म कोज हो सकता है ना वहाँ से. बी फैक्टर क्या है? फॉल इन अ पुअरली लिट होल. ठीक है, फिर है सेवेंथ पॉइंट द इंस्टीट्यूशन इज ऑल्सो लाइबल इफ एन एम्प्लॉय वॉज इनकॉम्पिटेंट और नॉट प्रॉपरली लाइसेंस्ड. अब मान लो कोई इंस्टीट्यूट है जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट की हायरिंग हुई है, लेकिन वहाँ पे जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो लाइसेंस फिजियोथेरेपिस्ट उन्होंने नहीं रखे या इंटेलिजेंट फिजियोथेरेपिस्ट नहीं रखे, तो वो अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से फुलफिल नहीं कर पाएंगे ना, पेशेंट्स अच्छे से नहीं देख पाएंगे. नाउ एट्थ पॉइंट क्या है? फिजियोथेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपी असिस्टेंट्स और स्टूडेंट्स में बी लाइबल फॉर, ए है इसमें पॉइंट, एडवर्स रिएक्शंस ऑफ ट्रीटमेंट्स सच एज बर्न्स. एग्जाम्पल, लिविंग अ हॉट पैक ऑन टू लॉन्ग. ज़्यादा लंबे समय तक अगर आप हॉट पैक को रख दोगे तो उससे बर्न होने के चांसेस हैं. ठीक है, फॉल्स ड्यूरिंग गेट ट्रेनिंग, गेट ट्रेनिंग करवाते वक्त अगर पेशेंट गिर जाए. इंजरीज फ्रॉम थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज और हार्म कोज्ड बाय डिफेक्टिव इक्विपमेंट. ठीक है, कोई इक्विपमेंट डिफेक्टिव है उसकी वजह से. बी पॉइंट है एनी एक्शन और इनएक्शन दैट इज कंसिस्टेंट with the code of ethics of the standards of practice that results in harm to a patient. फिर है नाइन्थ पे पेशेंट्स, पेरेंट्स और लीगल गार्जियंस कैन रिफ्यूज ट्रीटमेंट बाय अ स्टूडेंट प्रैक्टिशनर. ठीक है, पेशेंट खुद लीगली
मना कर सकता है कि मुझे स्टूडेंट फिजियोथेरेपिस्ट से नहीं करवाना है ट्रीटमेंट, ठीक है, क्योंकि आप बिना कंसेंट के तो ट्रीटमेंट नहीं करते हो, ठीक है। 10th पॉइंट है फिजियोथेरेपिस्ट मे बी आस्क्ड टू बी एन एक्सपर्ट विटनेस और टेस्टिफाई इन अ माल प्रैक्टिस केस फॉर द प्लेंटिफ विक्टिम के उसमें द डिफेंडेंट एक्यूज्ड। सो इसमें 11th पॉइंट है फिजियोथेरेपिस्ट रोल इन इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। फिजियोथेरेपिस्ट का इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस में भी रोल है एंड डिजास्टर को मैनेज करने में भी रोल है। इसमें पॉइंट्स हैं जैसे कि फिजियोथेरेपिस्ट आर टेकिंग ऑन अ लार्जर रोल इन एन ऑर्गेनाइजेशन इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्लान एंड अ मोर, ठीक है, एक्टिव रोल व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन इज फोर्स्ड विद अ डिजास्टर, ठीक है। बी पार्ट है इंटरनल डिजास्टर कौन कौन से हो सकते हैं, पावर और यूटिलिटी फेलियर्स हो सकता है, टेलीकॉम और इक्विपमेंट फेलियर हो सकता है, फायर या बोम स्कैर हो सकता है, इंटरनल एनवायरमेंटल कंडीशंस हो सकते हैं। सी है इसमें एक्सटर्नल डिजास्टर क्या हो सकता है, टेररिज्म हो गया, वेदर रिलेटेड फ्लड ह्यूरिकेन्स एटसेट्रा, सिविल डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं, हैजमेट इंसिडेंट्स हो सकते हैं, लार्ज कम्युनिटी कैजुअल्टी इंसिडेंट्स हो सकते हैं, पॉसिबल फिजियोथेरेपिस्ट रोल्स हेल्पिंग टू ट्राइज कैजुअल्टीज, असेसिंग पेशेंट्स विद मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज, freeing up other providers, command and control functions, patient transportation. Now 12th part है emergency preparedness planning में क्या क्या होता है। फर्स्ट है many state and federal agencies require that health organizations have some form of EPP ready, ठीक है। फिर है फिजियोथेरेपिस्ट कैन प्ले की रोल्स इन डेवलपिंग EPPs, मतलब कि इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्लानिंग फिजियोथेरेपिस्ट भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। Liaisons with other local first responders such as the fire and the police departments help develop and build the communication infrastructure to be used during a disaster, assist in determining which critical services are to be offered and which are secondary, help coordinate internal resources, participate in disaster drills. ओके अगर आपको इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना एज मच एज यू कैन। ओके मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। बाय एवरीवन। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। बाय।